नमस्कार। जय हिंद। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे समझने से पहले भारत में अवस्थिति कैसी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी फोल्डेड माउंटेन रेंज है। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 670 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के गुजरात राज्य से लेकर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित में 670 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली फैली हुई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में रायसीना हिल्स भी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहां पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, और जेएनयू जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो भी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम देखते हैं तो हल्दी घाटी पास है, वह भी हल्दी घाटी पास जो है, हल्दी घाटी दर्रा जो है वह भी राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य पास है। हल्दी घाटी यदि हम देखते हैं तो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच जो है युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जिसको जानते हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, यह भी अरावली पर्वत श्रृंखला में ही निहित है। उसके बाद मेहरगढ़ का किला, अन्य कई किले जो हैं राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में ही अधिकांश निहित हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला खनिज से भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इसमें खनिज पाया जाता है और अधिकांश इसमें ग्रेनाइट पत्थर, चूना और यहाँ पर संगमरमर जैसी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। भारत का या विश्व का सबसे उच्च कोटि का जो संगमरमर है, मकराना जो संगमरमर है, यह भी राजस्थान राज्य में अरावली हिल्स से ही निकलता है। राजस्थान के नागौर ज़िले में मकराना एक शहर है। मकराना शहर के नाम से ही मकराना संगमरमर को जाना जाता है। ताजमहल जो भारत में बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, आगरा में यमुना नदी के किनारे, ताजमहल में भी मकराना जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकराना संगमरमर की विशेषता यह होती है कि जितना यह पुराना होता जाता है उतना ही यह चमकीला और सुनहरा दिखने लगता है। उसके बाद यदि हम चलते हैं कि अब यह चर्चा में क्यों है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला चर्चा में इसीलिए है क्योंकि खनन माफिया, माइनिंग जो इसमें होती है, प्रत्येक राज्य अपने तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला का शोषण करता है, कि उच्च प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है। हरियाणा राज्य अलग स्टेटमेंट देगा और अलग स्टेटमेंट के तहत जो है उसका शोषण करेगा अरावली पर्वत श्रृंखला का। गुजरात राज्य अपनी अलग स्टेटमेंट देगा, उस हिसाब से जो है इसका शोषण करेगा। उसके बाद राजस्थान अपनी अलग स्टेटमेंट देगा। उस तरीके से इसको एक परिभाषित रूप से दिया जाना चाहिए, इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई जाती है और 20 नवंबर 2025 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का एक स्टेटमेंट देता है, एक परिभाषा देता है, और इस परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट बताता है कि किस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा होनी चाहिए। परिभाषा को दो हिस्सों में बताता है, एक हॉरिजेंटली और दूसरा वर्टिकली। यदि हम देखते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला में जिन भी पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसको अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और दूसरी ओर यदि हम देखते हैं कि जब दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है तो वह भी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानेंगे। अब इस स्टेटमेंट से होगा क्या, इस परिभाषा से होगा क्या, जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी 93% जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली श्रेणी में आएंगी ही नहीं। इससे खनन माफियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब खनन माफियों के लिए आसानी हो जाएगी, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन होगा क्या, जब भारत की यदि हम इसकी अवस्थिति देखते हैं, मैप के हिसाब से यदि हम इसको देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है एक पहाड़ के रूप में जो है थार मरुस्थल को रोकने का काम करती है। थार मरुस्थल का 20% हिस्सा भारत में और 80% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है। और मरुस्थल एक ऐसी चीज़ है
वह क्या करती है, वो हमेशा फैलती रहती है और मरुस्थल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला ने थार मरुस्थल को भारत में आगे जाने से रोका है। यानी जो थार मरुस्थल, यदि मैं थार मरुस्थल या मरुस्थल को आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से एक कैंसर बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, उस तरीके से हम मरुस्थल को समझ सकते हैं कि मरुस्थल जो है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वह बढ़ सकता है और वह बढ़ता ही रहेगा। उसको बढ़ने से रोका किसने है? अरावली पर्वत श्रृंखला ने रोका है। पहला कारण तो यह प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का यदि कटान होगा, इसका विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो यदि अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं रहेगी, यदि 93% तक पहाड़ जो काट दिए जाएंगे, तो होगा क्या कि मरुस्थल जो है यहाँ पर थार मरुस्थल जो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन दालें पाई जाती हैं, वहाँ को बंजर कर देगा। और साथ में दिल्ली हरियाणा के लिए भी यह खतरा हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होती है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला यदि इसका 93% हिस्सा जो है इसको पहाड़ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, मैंने आपको बताया कि खनिज से प्रचुर मात्रा में खनिज इसमें पाया जाता है और अधिकांश इसमें ग्रेनाइट पत्थर ये पाया जाता है। जो खनन माफिया हैं वो यहाँ पर पहाड़ को तोड़कर पत्थर को अलग बेच देंगे, छोटे पत्थर को अलग बेच देंगे। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसको प्रयोग कर लेंगे। और अरावली पर्वत श्रृंखला अब देखते हैं उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में होता क्या है, पश्चिमी विमोक्ष या जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो सर्दियों में जो आती है उसको भी यहाँ रोकने का काम करता है। और यहाँ पर जब रोकते हैं, अरब सागर से वो चल के आती हैं, अरब सागर भूमध्य सागर से जो है पश्चिमी विमोक्ष आती हैं और वह आके यहाँ पर टकरा जाती हैं, जिससे थार मरुस्थल में वर्षा हो जाती है। हालांकि कई लोगों ने, जैसे राजेंद्र सिंह जी थे जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राजस्थान राज्य के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इस परिभाषा को चेंज करने के लिए कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर संज्ञान लेते हुए इसको दोबारा प्रीव्यू किया है, इसको देखने का उन्होंने प्रयास किया है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 138 कहता है कि यदि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 137 जो भारत के संविधान का है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए आदेश और अपने ही दिए फैसले पर दोबारा से उस पर टिप्पणी या दोबारा से उसको प्रीव्यू कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 137 भारतीय संविधान का कहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला यही नहीं, ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पर इसके नज़दीक जो है कच्छ का रण और गुजरात में, और यदि हम देखते हैं सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर भी जो सारस पक्षी आते हैं यूरेशिया से, जो विदेशी पक्षी आते हैं, यदि इस तरीके से जो है खनन होता रहा और ये अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हुई तो वह पक्षी भी यहाँ से नहीं आएंगे, जिससे इकोलॉजी सिस्टम का, यदि हम इकोलॉजी सिस्टम में देखते हैं फूड चेन जो होती है कि छोटे को बड़ा खाता है जिस तरीके से, तो इसमें जो है इकोलॉजी सिस्टम में भी फ़र्क पड़ेगा। यानी पेस्टिसाइड्स जो जितने भी हैं, चूहे हैं, कीट मकोड़े हैं, जिनको पक्षी खाते हैं, वो ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ जाएगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है, हम यदि इकोलॉजी सिस्टम को देखते हैं तो इकोलॉजी सिस्टम में होता क्या है कि हम जो है किसी भी चीज़ को जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बैलेंस रखने के लिए कोशिश की जाती है। तभी तो हम देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार संरक्षित वन और आरक्षित वन, इस तरीके के वन जो हैं वो भारत में स्थापित किए जाते हैं विस्तारित रूप से। अब अगला फैसला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है 21 जनवरी को आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो स्टेटमेंट भारत का सर्वोच्च न्यायालय देगा कि किस तरीके की स्टेटमेंट जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की होनी चाहिए। हालांकि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो उसको बचाना है, उसकी मुहिम जो है वो लगी हुई है। यदि हम इकोलॉजी सिस्टम या अनेक पर्यावरणविद जो हैं
उनकी भी माने तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो परिभाषा है इसमें जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि अरावली पर्वत श्रृंखला से आपको जो भी मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। यदि कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।